हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 13, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाला वन शॉट चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज अगर हम बोर्ड्स में देखें तो कितना दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स। और सीईटी में भी इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, 1 to 2 मार्क्स का है। चैप्टर छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा, इसीलिए मैं ये चैप्टर का वन शॉट पहले अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग इस चैप्टर को ऑप्शन में ना छोड़ो। क्योंकि चैप्टर नंबर 13, 14, 15 ये चैप्टर सेल्फ स्टडी वाला चैप्टर है। इसको अगर एक बार सुन भी लोगे या रीड भी कर लोगे तो भी आप एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चैप्टर पढ़ाते वक्त मैं आपको जरूर बताऊंगी कि बोर्ड में क्या चीज आ सकती है और क्या चीज आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर ज्ञान लैब, इस ऐप में आपको ढेर सारा फ्री मटेरियल मिलता है। ऐप डाउनलोड करके लॉग इन करना है और उसके बाद यहाँ पे जो ये 3 लाइंस वाला ऑप्शन होता है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल मिलता है। फ्री मटेरियल में आपको इस चैप्टर के साथ साथ बाकी के चैप्टर के नोट्स जिनके वन शॉट लेक्चर्स हो चुके हैं, आपको पीवाईक्यू एमसीक्यूज का पीडीएफ, साइंटिस्ट के नेम्स का पीडीएफ, ऐसे बहुत सारा पीडीएफ मटेरियल आपको फ्री में दिया गया है। उसके अलावा जो बच्चे एमएसटी सीईटी में 95 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो वो लोग डेफिनेटली हमारा वरदान बैच का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है विथ मोर देन 100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस। हर टॉपिक से रिलेटेड हम 5 से 10 एमसीक्यूज करते हैं, फिर उसके बाद उनको डीपीपी दिया जाता है जिसका रिकॉर्डेड सोल्यूशन दिया जाता है, और फिर उसके बाद उनको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वरदान बैच ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग इस बैच को चेक कर सकते हो और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं भी अगर ज्वाइन करना है तो फ्री का मटेरियल का फायदा उठाने में क्या जाता है, फ्री मटेरियल आपको विदाउट एनी मनी यू विल गेट इट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। अभी थोड़ा सा मेरा आवाज ठीक है, पर अभी भी बीच बीच में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कम हो रही है, जिसके वजह से अभी भी थोड़ा बहुत ऐसे आपको आवाज में डिफरेंस सुनाई देगा। बट ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट माई मैक्सिमम एनर्जी इन द लेक्चर ताकि आपको पढ़ते वक्त इंटरेस्ट भी आए और टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कैन यू रिकॉल के बॉक्स से। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? जब आप अपने प्लैनेट के सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हो, एनिमल्स और प्लांट्स का रिलेशन साथ में कनेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। व्हाट आर अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स? अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। तो अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो हमारे अर्थ में, हमारे आजू बाजू में इतनी ज्यादा वैरायटी है और इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं कि अगर आप इसका रिलेशन समझने जाओगे तो आपका मतलब एक लाइफ टाइम कम पड़ जाएगी। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का मैक्रोमोलिक्यूल, उसके सेल का स्ट्रक्चर, उसका टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑर्गन्स, उसका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन ग्रुप, उसकी कम्युनिटी, उसका बायोम, उसका इकोसिस्टम सब अलग अलग होता है। इकोसिस्टम मतलब द रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल विद देयर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। और बायोम मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द अर्थ, उसको हम बायोम बोलते हैं। ठीक है, अभी ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़ चुके हो कि इकोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और उनके आसपास का जो भी फिजिकल कंडीशंस है। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के आजू बाजू का जो भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। और ये टर्म हमको दिया था ई हेकेल ने। इस टर्म को हमको दिया था रेटर ने, बट इस टर्म को फेमस किसने किया? ई हेकेल ने। ही गेव सब्सटेंस टू द टर्म इकोलॉजी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बताया गया है? इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नथिंग बट इकोलॉजिकल हेरारकी। मतलब हम ऑर्गेनिजम्स को एक लेवल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी साम्राज्य को, किसी भी किंगडम को पढ़ने से पहले वहां के इंडिविजुअल सिटीजन के बारे में समझा जाता है। तो जब आप किसी भी स्पीशीज के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को समझते हो तो उस इंडिविजुअल को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। फिर हम समझते हैं उसके जैसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज नथिंग बट सेम ऑर्गेनिजम्स विच ऑक्यूपाई अ जोग्राफिकल एरिया। एक ही जोग्राफिकल एरिया में सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स जब अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ये डेफिनेशन आपको सीईटी में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है? अलग अलग स्पीशीज के पॉपुलेशन जब एक साथ रहते हैं। जैसे अगर सारे ह्यूमन बींग्स एक साथ रह रहे हैं तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल, बर्ड्स, फ्लोरा, फौना, ये सारी चीजें काउंट करती हूँ तो वो हो जाती है डिफरेंट कम्युनिटीज। और फिर आता है बायोम। बायोम मतलब क्या होता है? अपना एक टेरेस्ट्रियल रीजन या अर्थ का एक ऐसा पार्ट
जिसमें हमको अलग अलग जोन्स और अलग अलग हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो देर आर 6 मेजर ग्रुप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स, उसमें से 2 मेजर ग्रुप्स हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखो, ये आपका इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जब एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। अगर अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी की वजह से बनता है इकोसिस्टम। जैसे ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के वजह से बनता है एक बायोम, और बायोम के बाद आपका बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब आपका पूरा प्लैनेट अर्थ, इसमें सारे लेवल्स आ जाते हैं अपने एटमॉस्फेयर के। ठीक है, ओके। जब हम ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टडी को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ता है कि वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव कर रहा है। मतलब अगर मैं जम्मू कश्मीर में रहने चली जाऊँ, मेरी मुंबई में रह के ये हालत है, इतनी सर्दी हो जाती है, जम्मू कश्मीर में रह के चली जाऊँ तो शायद मैं सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे ही कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से अडेप्टेशन दिखाता है ताकि वो वहां सरवाइव कर सके। और सिर्फ सर्वाइवल जरूरी नहीं है, वहां पे उसके फैमिली का पॉपुलेशन बढ़ाना भी जरूरी है, यानी रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है ये समझने के लिए हम इकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे 6 अलग अलग टाइप के बायोम्स दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका डेजर्ट रीजन, एक है आपका ग्रासलैंड जहाँ पे पानी स्टोर होता है, एक है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एक है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ पे हमेशा हरियाली रहती है, एक है कोनीफेरस रीजन यानी जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, जहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी नहीं होती है, और एक है आपका आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा रीजन, पोलार रीजन। तो ऐसे अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है। क्यों मैम? क्योंकि वहां पे सनलाइट का सोर्स इक्वल नहीं होता है। देखो, इक्वेटर वाले रीजन में सबसे ज्यादा सनलाइट होती है, जिसके वजह से आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में सबसे ज्यादा हरियाली देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के पोलार रीजन में जाना स्टार्ट करते हैं, सनलाइट कम होते जाती है, सीजन जो है फ्लक्चुएट होने लग जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे, यानी सी लेवल से ऊपर ऊपर या नीचे नीचे जाओगे, तो आपको वेजिटेशन एकदम कम देखने को मिलता है। तो दीज आर योर अल्पाइन एंड तुंद्रा रीजन, जहाँ पे आपको वेजिटेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो वही चीज हमको इधर पे बताई गई है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब हमारा अर्थ सन के आजू बाजू में घूमता है तो अलग अलग सीजन बनते हैं, सीजन के वजह से हमको अलग अलग क्लाइमेटिक चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसके वजह से डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड जैसा कंडीशन क्रिएट होता है। और हर एक रीजन में एक अलग बायोम बनता है डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, और उस हैबिटेट में आपको अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि लिजर्ड आपको डेजर्ट में ज्यादा देखने को मिलेंगे, आपको स्नेक डेजर्ट में ज्यादा देखने को मिलेंगे, बट एलिगेटर्स ग्रासलैंड में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो हर एक एनिमल का एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी होता है कि वो कौन से एरिया में रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, और ये सब सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अर्थ में अगर आप देखो तो लाइफ एकदम बंजर से बंजर जमीन पे भी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एकदम हरे से हरे जगह पे भी। जैसे राजस्थान में भी हमको स्नेक्स देखने को मिलते हैं, और एकदम एकदम गीली जगह जहाँ पे सिर्फ पानी और दलदल होता है वहां भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और हाई माउंटेन टॉप्स हिमालयाज में भी प्लांट्स ग्रो होते हैं। सो हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज किसी भी एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। इकोसिस्टम इज ऑलवेज कंबाइंड विद बायोटिक एंड अबायोटिक बोथ द फैक्टर्स, दोनों के फैक्टर्स से मिलके हमारा इकोसिस्टम बनता है। और उसी के अंदर आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे प्लांट, पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर्स, ऑर्गेनिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये ऑर्गेनिजम्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं, खुद को कैसे इवॉल्व करते हैं, और फिर कैसे सरवाइव करके रिप्रोडक्शन करते हैं, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम आपका इकोसिस्टम है। ठीक है, अभी इसमें से आपको सिर्फ ये वाला और ये वाला टर्म याद रखना है। इकोलॉजी ये टर्म रेटर ने दिया था, बट उसको फेमस किया ई हेकेल ने। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एनिमल और प्लांट का रिलेशनशिप विद देयर सराउंडिंग्स। और बायोनॉमिक्स ये टर्म हमको दिया लैंकेस्टर ने, और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन द एनवायरनमेंट। बाकी एथोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी सब घुमा फिरा के बार बार सेम चीजें बोली गई है। और बायोस्फीयर मतलब क्या होता है? ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ कंस्टिट्यूट बायोस्फीयर। मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आर्बोरियल इकोसिस्टम, फॉसोरियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, सब इकोसिस्टम मिलके आपका अर्थ बनता है, और अर्थ को बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अभी हैबिटेट और नीश का सिर्फ डेफिनेशन आपको आना चाहिए। डेफिनेशन क्या होता है? हैबिटेट मतलब एक ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, सरवाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो हैबिटेट एक प्लेस है
जहां, या सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट करके सरवाइव करता है और रिप्रोडक्शन दिखाता है। प्रोस्पेयर करना मतलब रिप्रोडक्शन करना। और नीश का डेफिनेशन क्या होता है? नीश किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। नीश मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जगह पे रह के वहां क्या रोल प्ले करने वाला है। जैसे अगर राजा है तो राजा का रोल होता है लोगों पे राज करना, सेनापति का रोल होता है राजा की सुरक्षा, महामंत्री का रोल होता है सुझाव देना। वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का इस इकोसिस्टम में एक स्पेसिफिक रोल फिक्स्ड है। जैसे ईगल का रोल है कि वो मरे हुए एनिमल्स को खाए, स्नेक का रोल है कि वो रैट का पॉपुलेशन कम करे। तो ये जो रोल होता है, ये जो कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं नीश। सो नीश इज यूज्ड टू डिनोट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट। और ये डेफिनेशन, ये टर्म हमको किसने इंट्रोड्यूस किया था? जे ग्रिनेल ने। ये आपका सीईटी क्वेश्चन है। अब घुमा फिरा के बार बार आपको ये पूरे पैराग्राफ में हैबिटेट का डेफिनेशन दिया है, इधर फिर से हैबिटेट का डेफिनेशन बताया है कि ऑर्गेनिज्म तो कहीं भी रह सकता है, पॉन्ड में, रिवर में, ओशन में, अर्थक्वेक के वोल्केनो मतलब अर्थक्वेक के क्रस्ट में, आपके वोल्केनिक इरप्शंस के नीचे ऑर्गेनिज्म कहीं भी रह सकते हैं। तो वो जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म रह के खुद को ग्रो करते हैं, दैट इज हैबिटेट। और नीश मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म वहां पे क्या रोल प्ले करता है। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर पढ़ लोगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहला चीज क्या बताया? हैबिटेट मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। और नीश मतलब क्या होता है? ये एक कॉन्सेप्ट है। मतलब नीश समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का लेवल नहीं है। नीश मतलब वो ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में रह के क्या रोल प्ले करने वाला है। हैबिटेट में बहुत सारे नीश, मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं, बट हर एक इंसान का रोल अलग अलग होता है। तो एक इंसान जो एक काम करता है, कोई दूसरा इंसान वो सेम काम नहीं कर सकता। जैसे राजा का काम सिर्फ राजा करेगा, सेनापति राजा की जगह नहीं लेगा। तो एक टाइम पे एक इंसान का एक ही काम होता है। हैबिटेट के ऊपर टेम्परेचर, रेनफॉल और बाकी अबायोटिक फैक्टर्स का असर होता है। और नीश में हमको क्या देखने को मिलता है? फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि ग्रीन ग्रासेस फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, फिर वो एनर्जी रैबिट में ट्रांसफर होती है। रैबिट को जो खाता है उसकी एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर में। तो नीश में हमको ट्रॉफिक मोड देखने को मिलता है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एनर्जी फ्लो देखने को मिलता है। हैबिटेट, एक हैबिटेट में बहुत सारे स्पीशीज एक साथ रह सकते हैं, सेम चीज इधर पे बोली है। नीश में ऐसा नहीं होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे एक ही काम करेगा। हैबिटेट एक फिजिकल प्लेस है और नीश इज एन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। नीश मतलब आपका आपके घर में क्या रोल है। जैसे किसी बच्चे का घर पे काम होता है झाड़ू लगाना, किसी बच्चे का होता है जाके मार्केट से धनिया लाना, किसी बच्चे का काम होता है बर्तन धोना, मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो ये मेरा नीश है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना, ये मेरी स्पेशलिटी है। वो आता है ना शार्क टैंक वाला प्रोग्राम, इट इज नॉट माई नीश, इट इज नॉट माई एक्सपर्टीज, सो आई एम आउट ऑफ इट, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग। तो नीश मतलब योर स्पेशलिटी, योर रोल, व्हाट यू आर एक्सपर्ट इन एंड व्हाट यू डू। हैबिटेट इज नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक। हैबिटेट किसी स्पीशीज के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि हैबिटेट तो एक जगह है, जगह जैसी है वैसी रहेगी, हमको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। नीश इज स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का रोल फिक्स है। ऑर्गेनिज्म बदलने से रोल नहीं बदल जाएगा, रोल वही रहेगा, ऑर्गेनिज्म को उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। जैसे राजा मर गया तो राजा की जगह पे बेटे को राजा बनना पड़ेगा, तो वो जो पावर है राजा की वो चेंज नहीं होगी, बेटे को अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे कि वो राजा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाए। तो डेफिनेशन में फिर से सेम चीज बोली गई है। हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये पूरा चीज इग्नोर करो, सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है। नीश का डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन वापस से क्या बोला है, जे ग्रिनेल ने हमको दिया था, जिसमें हम इंसान का रोल समझने की कोशिश करते, ऑर्गेनिज्म का रोल समझने की कोशिश करते। 3 टाइप का नीश हमको बताया गया है, स्पाशियल नीश, ट्रॉफिक नीश और मल्टी डायमेंशनल नीश। स्पाशियल नीश या हैबिटेट नीश मतलब क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके इकोसिस्टम में कौन से पर्टिकुलर स्पेस में अपने आप को लोकेट करता है। मतलब आपका ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है या एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, वो समझना। ट्रॉफिक नीश मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी फ्लो के कौन से चेन में आता है, प्रोड्यूसर में, प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में, किधर आता है। मल्टी डायमेंशनल नीश एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं, बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर्स, फिर एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म खुद को कैसे एडजस्ट करता है,
तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स मल्टी डायमेंशनल नीश में आते हैं, इसीलिए इसको हम हाइपर वॉल्यूम नीश भी बोलते हैं। और इसको बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के कौन से लेवल में अरेंज किया गया है। अभी ये डायग्राम देखो, नीश मल्टी डायमेंशनल नीश के दो टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल नीश और एक रियलाइज्ड नीश। अगर हम देखें तो ये एक ही झाड़ है, ये झाड़ एक ही है, मतलब हैबिटेट इज द ट्री, पर इस ट्री के अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे इसका जो लोअर मोस्ट बार्क है वहां पे आपको ब्लू बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो मिडल रीजन है वहां रेड बर्ड्स, और येलो रीजन जो है वहां पे येलो बर्ड्स, मतलब अपर रीजन में। तो पूरे के पूरे ट्री को अगर आप स्टडी करते हो तो इसको फंडामेंटल नीश बोलते हैं, लेकिन ट्री के किसी स्पेसिफिक पार्ट को अगर आप स्टडी करते हो तो उसको हम रियलाइज्ड नीश बोलते हैं। सो हर एक स्पीशीज के लिए देयर इज अ फंडामेंटल नीश एंड देयर इज अ रियलाइज्ड नीश। फंडामेंटल नीश मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जहां पे है वहां पे वो ऑर्गेनिज्म आराम से रह सकता है, उसको कोई स्ट्रगल नहीं है। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या कि किसी को बिना स्ट्रगल के सब कुछ मिल जाए? रियल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल। सो फंडामेंटल नीश इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, इट इज हाईली इम्प्रोबेबल। इसीलिए रियलाइज्ड नीश ज्यादा प्रैक्टिकल होता है और रियलाइज्ड नीश ही ज्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसमें हम दोनों बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से फैक्टर के वजह से अपने ऑर्गेनिज्म को क्या चेंजेस करने पड़ रहे हैं, प्लस ये कौन से अबायोटिक फैक्टर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड टाइप ऑफ द सॉइल। ये 4 अबायोटिक फैक्टर्स हमको अच्छे से समझने हैं। यहां तक सबको समझ में आया है? यस। चलो अब पढ़ते हैं मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। ऑलराइट, तो मेजर अबायोटिक फैक्टर्स में हम 4 फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की, फिर वाटर की, फिर लाइट की, और फिर हम बात करेंगे सॉइल की। ये लेक्चर MHT CET प्लस बोर्ड दोनों के बच्चों देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ये लेक्चर यूजफुल है और इसमें मैं डिटेल प्लस शॉर्टकट दोनों में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो देखो, टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल पीएच सिस्टम होता है, उसका जो एंजाइम मैकेनिज्म होता है, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी का फंक्शनल चेंज हो जाता है, फंक्शनल मेटाबॉलिज्म। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अपना जो अर्थ है, अपने अर्थ में हमको माइनस से माइनस लेकर प्लस से प्लस डिग्रीज तक का टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम पोलार रीजन की बात करें तो वहां -2, -3, -8 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है, और अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो 50 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। जैसे जैसे आप पोलार रीजन की तरफ बढ़ते हो, तो जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप सनलाइट से दूर होते हो तो वैसे वैसे क्या होते जाता है, अपना टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ठीक है, कुछ कुछ एरिया तो अर्थ पे ऐसे भी हैं जिनको हम नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं, जहां पे अंडरग्राउंड से गर्म पानी निकलता है और वहां का नॉर्मल टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने एक बार एक इंस्टाग्राम पे रील देखा था, कभी कभी इंस्टाग्राम पे अच्छी चीजें भी दिखा देते हैं, जिसमें मैंने देखा था कि कोई तो एक एरिया है जहाँ पे गुरुद्वारा के पीछे जो है बहुत ही ज्यादा नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, वहां से बहुत गर्म गर्म पानी निकलता है। तो उस गुरुद्वारे का जो भी लंगर का खाना होता है वो लोग उस गर्म पानी में पकाते हैं, मतलब अपना जो भी टोप है, चावल का टोप है, उसको उस गर्म पानी में रख देते हैं। अब वो गर्म पानी तो नेचुरल अंडरग्राउंड से आ रहा है, तो ना तो गैस वेस्ट होता है, ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, प्लस गरीबों के लिए खाना भी बन जाता है। सो दिस इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल एनवायरमेंटल एरिया है जहाँ पे आपको एकदम कम टेम्परेचर और एकदम ज्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशंस भी देखने को मिलती है। जैसे अगर आप ओशन के एकदम बीचों बीच चले जाओ तो वहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस का गर्म टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। तो इतने सारे टेम्परेचर चेंजेस के वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खुद को अडेप्ट कर पाते, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं अडेप्ट कर पाते। जो ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट कर सकते हैं और खुद को अडेप्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल, मतलब ये ज्यादा अरेंजमेंट, ये ज्यादा अडेप्टेशन दिखाते हैं फॉर टेम्परेचर रेंज। जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा अडेप्टेशन नहीं दिखाते उनको हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल। ठीक है, तो इधर पे देखो, ज्यादा अडेप्टेशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल क्या आएगा, दीज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये ऑर्गेनिज्म ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं झेल सकते। ये ऑर्गेनिज्म कोस्टल वाटर्स में देखने को मिलते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स ओपन ओशन में देखने को मिलते हैं। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आएगा मैमल्स लाइक गोट, मैन एंड काउ, और स्टीनोथर्मल एग्जांपल्स आएंगे कोरल रीफ एंड सम रेप्टाइल्स, जो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही रह सकते हैं, अगर ज्यादा चेंजेस हुआ तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दिया है वो आप इस टेबल में से लिख सकते हो।
वाटर की अवेलेबिलिटी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जानते हैं जल ही जीवन है, और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही नहीं बट बहुत सारे दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के लिए भी वाटर की अवेलेबिलिटी मैटर करती है। कहाँ पे कितनी ज्यादा फ्लोरा का ग्रोथ होगा, कहाँ पे फौना सर्वाइव करेगा, एनिमल सर्वाइव करेंगे, ये सब आपके वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। डेजर्ट कंडीशन में कौन से एनिमल्स होंगे, प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये भी वाटर के अवेलेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। और जो ऑर्गेनिजम्स पानी में ही रहते हैं जैसे मछली, तो उनको तो अलग ही लेवल का स्ट्रगल होता है, जैसे कि पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन, पानी का पीएच बदल जाना, पानी में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाना। जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉर्मल फ्रेश वाटर की, तो जो स्ट्रीम होते हैं, जो लेक्स और रिवर्स होते हैं, उनके अंदर कितना सॉल्ट होता है, 5 पीपीटी। पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000 ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके सी और ओशन की, तो इसमें कितना सॉल्ट होता है, 30 to 35 पीपीटी। और अगर हम हाइपरसलीन लगून्स की बात करें, तो यहाँ पे कितना सॉल्ट प्रेजेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 100 पीपीटी। लगून मतलब क्या होता है, आपका बड़ा सा ओशन है, ये बड़े से ओशन में इधर अचानक से लैंड आ जाता है, और इसके बीच में यहाँ पे वाटर आ जाता है, तो ओशन के बीचों बीच लैंड, और लैंड के बीच में वापिस से ओशन, तो यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर नीचे का पैराग्राफ आप खुद से ठोक के लिख सकते हो, बट ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको सीईटी में पूछी जाती है, या बोर्ड में इसका एमसीक्यू आ सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने ज्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूरी हेलाइन। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनको बोलेंगे स्टीनोहेलाइन। तो यूरी हेलाइन का एग्जाम्पल्स क्या आएगा इधर पे, मरीन ऑर्गेनिजम्स जो खुद सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन क्रैब्स एंड ईल फिशेस। और जो ऑर्गेनिजम्स हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, उसका एग्जांपल एक नॉर्मल अपन ले सकते हैं, गोल्ड फिश। दे कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीमली मरीन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइट। भाई लाइट की अवेलेबिलिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से अपना फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर लाइट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस कैन अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप बड़े बड़े पेड़ पौधों की बात करो या छोटे छोटे पेड़ पौधों की बात करो, समझो घना जंगल है, इस घने जंगल के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ उगते हैं, इन्होंने तो खुद को अडेप्ट कर लिया है कि ये कम सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पर ऐसा कहीं नहीं होता कि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो। फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए ही चाहिए। एनिमल्स के लिए भी सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लावरिंग कब होगी, आपका प्लांट रिप्रोडक्शन करने के लिए कब रेडी होगा, वो माइग्रेशन कब करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट की अवेलेबिलिटी के ऊपर ही अपना टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की, दैट इज सॉइल। सॉइल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमको सॉइल की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ती है, जैसे कि अपनी सॉइल का नेचर क्या है, वो कौन से टाइप के रॉक से वेदर होके बनी है। वेदरिंग मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। जब पत्थर टूटता है तो ही उसमें से सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो ये सॉइल कैसे बनती है, उस सॉइल की क्वालिटी क्या है, उस सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, फॉस्फेट का कितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है, उस सॉइल के दाने कितने बड़े बड़े हैं, उस सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, उस सॉइल के आगे आगे पानी कितना ट्रैवल कर सकता है, उस सॉइल का पीएच कंडीशंस क्या है, उसका मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, वो सॉइल किसी माउंटेनियस रीजन की है या प्लेन वेजिटेरियन एरिया की है। ये सारी चीजें मैटर करती है जब भी हम सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो ये चार थे अपने अबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हमने सबसे पहले बात की टेम्परेचर की, फिर हमने बात की वाटर की, फिर हमने बात की लाइट की, और फिर हमने बात की सॉइल की। तो ये जितने भी मेजर अबायोटिक फैक्टर्स है, इससे अपने को पता चलता है कि हम कौन से टाइप के हैबिटेट की बात कर रहे हैं, और वहां पे कितने अलग अलग टाइप का सीजनल वेरिएशन हमको देखने को मिल सकता है। और जब भी हम सीजनल वेरिएशन की बात करते हैं, तो इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑर्गेनिजम्स की, कि वो कैसे अडेप्टेशन दिखाते हैं, और अडेप्ट करके वो अपनी सर्वाइविंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, और वहां पे वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इवोल्यूशन में पड़ी जाती है, यानी कि जैसे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन दिखाता है, उसी की वजह से वो इवॉल्व हो पाता है, और जिसकी वजह से हमको न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अभी देखो, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन अबायोटिक फैक्टर्स को लेकर अडेप्टेशन कर पाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं, बाहर कितना भी मौसम बदलने दो, हम इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखेंगे, और कुछ ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो कांस्टेंट रखते हैं, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखना।
एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है, बॉडी का पीएच और टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। बाहर कितनी भी भूकंप आ जाए, कितना भी एनवायरमेंटल पैरामीटर चेंज हो जाए, अपना बॉडी का होम्योस्टेसिस नहीं डिसबैलेंस होना चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके और खुद को ग्रो कर सके। फ्लरिश करना मतलब ग्रो होना, रिप्रोड्यूस करना। तो ऑर्गेनिजम्स अगर नेचर में अपने आप का सर्वाइवल बढ़ाना चाहते हैं तो उनको कंपलसरी अडेप्टेशन दिखाना जरूरी है। अडेप्टेशन कैसे कैसे टाइप का होता है, रेगुलेटर एंड कन्फर्मर्स। रेगुलेटर्स कौन होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अपना होम्योस्टेसिस कंट्रोल करते हैं, जैसे ह्यूमंस ज्यादा करके ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, मतलब ये अपने बॉडी का इनर टेम्परेचर और अपना सॉल्ट एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आराम से स्टेबल रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। और कन्फर्मर्स मतलब कौन होते हैं, जैसे ही बाहर का मौसम बदला इनके बॉडी का पीएच और टेम्परेचर भी बदल जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रख सकते, ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो कन्फर्मर्स या कन्फर्मर्स बोलते हैं, क्योंकि ये बदलते टेम्परेचर के साथ ऑस्मोटिक कंडीशन के बदलने की वजह से ये अपने इनर बॉडी के फ्लूइड में भी चेंजेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये देखो, कन्फर्मर कैन नॉट मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, रेगुलेटर्स कैन मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। ये बहुत ही कम एडजस्ट कर पाते हैं, ये ज्यादा एडजस्ट करते हैं। सम स्पीशीज हैव evolved the ability to regulate, मतलब कुछ स्पीशीज जो है वो कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में खुद को एवोल्यूशन करके अडेप्टेशन दिखाती है। बट अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन थोड़े टाइम के लिए है तो वो ऑर्गेनिजम्स वहां से थोड़े टाइम के लिए माइग्रेट कर लेते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर लेते हैं, जैसे हाइबरनेशन में चले जाना या एस्टिवेशन दिखाना। पर कुछ स्पीशीज ये नहीं कर पाती है। तो ऐसे सस्पेंशन वाला एक्टिविटी कौन सा है, एक तो माइग्रेट। आपने सुना होगा फ्लेमिंगो बर्ड्स के बारे में कि जब भी वेदर थोड़ा सा अनफेवरेबल होता है तो ये बर्ड्स एक जोन से दूसरे जोन में चले जाते हैं। तो माइग्रेट करना मतलब ये अपने सूटेबल एनवायरनमेंट को ढूंढते हुए जहाँ पे भी थोड़ा सा भी मौसम बदलता है वहां से ये शिफ्ट हो जाते हैं किसी सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में। सस्पेंड मतलब क्या होता है, एक्टिविटी को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर लेना, जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, 6 महीने उठते थे, वैसे ही सस्पेंशन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्टिविटी को टेम्पररीली स्टॉप कर देते हैं और वो डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं। तो डोरमेंसी का एग्जांपल आएगा इधर पे एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म विंटर से बचने की कोशिश करता है, जैसे कि पोलार बेर्स, ये एनिमल्स गुफा वगैरह में छुप के बैठ जाते हैं, ठीक है। और एस्टिवेशन मतलब क्या होता है, इसमें एनिमल्स समर से बचने की कोशिश करते हैं, गर्मी की धूप में से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके फ्रॉग, आपके स्नेल्स, फिशेस, ये सारे के सारे पानी के अंदर छुप के रह जाते हैं, क्योंकि मेंढक बारिश में बाहर आता है। गर्मी में कभी अभी आपको मेंढक देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और वो इतनी गर्मी में ड्राई होकर मर भी सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एडेप्टेशन। अभी एडेप्टेशन के बारे में तो मैं कितना ही बोलूं तो भी कम है। सिंपल सी बात है, चार्ल्स डार्विन सर ने बोला था जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करेगा, नेचर उसको सिलेक्ट करेगा, उसका ही इवोल्यूशन होगा और उसके ही हमको स्पीशीज वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो जब हम अडेप्टेशन की बात करते हैं तो अडेप्टेशन बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, बिहेवियरल अडेप्टेशन। ये सारे अडेप्टेशंस इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स के पास मोटी मोटी वैक्स की लेयर होती है, क्यूटिकल मतलब वैक्स की लेयर, जैसे लोटस प्लांट, जिसकी वजह से वो पानी में रह के भी खराब नहीं होता है, वेट नहीं होता है, या फिर ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करते। जैसे कैक्टस प्लांट की अगर बात करें तो उसके ऊपर बहुत ही मोटा लेयर होता है कांटे वाला, जिसकी वजह से उसका वाटर अंदर ही रिजर्व हो जाता है, बाहर इवेपोरेट नहीं होता है। और ये एक स्पेशल टाइप का पाथवे दिखाते हैं, कैम पाथवे, क्राइसोलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो स्पेशली रात के टाइम पे काम करता है, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करता है और ये दिन के टाइम पे अपना स्टोमाटा बंद रखता है। और भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि कैक्टस ओपुनशिया, दे हैव द लीव्स रिड्यूस्ड टू स्पाइन, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कैक्टस के पास पत्ते नहीं होते हैं, कैक्टस के पास कांटे होते हैं। एलोवेरा के पास भी पत्ते नहीं होते, उसके पास भी कांटे होते हैं। तो इनकी जो लीव्स है वो मॉडिफाई होकर स्पाइन बन गई है, कांटा बन गई है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी तो चालू रहेगी, लेकिन अंदर का जो वाटर है वो बाहर इवेपोरेट नहीं होगा, क्योंकि एक तो डेजर्ट में वैसे ही बारिश नहीं होती है, ऊपर से अगर खुद का पानी भी इवेपोरेट कर दिया तो और वाट लग जाएगी। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो पोलार रीजन्स में रहते हैं, वो लोग अपनी बॉडी ऑर्गन जितना हो सके उतना छोटा रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल देख लो, शॉर्टर स्नाउट, मतलब उनकी नाक छोटी होती है, उनके कान छोटे छोटे होते हैं, उनकी पूंछ, उनके हाथ पैर सब छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि बॉडी जितनी ज्यादा छोटी रहेगी उतना कम एक्टिविटी होगा और उतना कम आपका बॉडी हीट रिलीज होगा। ये एलन का रूल था, ठीक है।
पोलार सीज की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील, ये आपकी सील फिश है, इनके पास बहुत ही थिक फैट का लेयर होता है जिसकी वजह से इनका जो इनर बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा गर्म रहता है, तो ठंडी जगह में भी रह के ये सर्वाइव कर सकते हैं ताकि अपने बॉडी का हीट अंदर ही रख सके इंसुलेटर के जैसे। तो इनकी स्किन इंसुलेटर का काम करती है, इनकी बॉडी की हीट को अंदर ही रखती है, बाहर नहीं आने देती है। आगे क्या बताया, कुछ ऑर्गेनिजम्स बिहेवियरल अडेप्टेशन भी दिखाते हैं, जैसे कि ये ले लो क्या बोलते हैं उसको, चमेलियन, कमेलियन बोलते हैं, गिरगिट, वो समय के हिसाब से रंग बदल लेती है ताकि वो प्रेडेटर से बच जाए, वो भी एक टाइप का अडेप्टेशन है। और एक अडेप्टेशन डेजर्ट की लिजर्ड, डेजर्ट्स में जो छिपकली पाई जाती है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जब भी इस छिपकली को गर्मी लगती है तो ये ओपन एरिया में बैठ जाती है झाड़ के नीचे छांव में ताकि इसको ठंडाहट मिले। फिर जैसे इसको ठंडी लगने लगती है तो ये फिर से एकदम ओपन एरिया में आ जाती है सन के नीचे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो ये अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं एज पर देयर टेम्परेचर अवेलेबिलिटी। चलो अभी इधर पे आपको पहला एमसीक्यू दिया है, ट्राई टू आंसर इट। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचर आर, नेचर के दो सबसे मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट, मतलब इसमें लिविंग, बायोटिक, अबायोटिक सब आ जाएगा और इसमें प्लांट, एनिमल सब आ जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अबायोटिक? अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, तो इसमें से कौन सा फैक्टर नॉन लिविंग फैक्टर नहीं है? ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, दिस इज लिविंग फैक्टर, तो इट इज द ऑड वन आउट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म जो एक ही कॉमन एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स इनहैबिटिंग अ कॉमन एनवायरनमेंट। देखो इधर पे आपको ना स्पीशीज के बारे में बोला है ना सेम ज्योग्राफिकल एरिया बोला है, ऐसा बोला है कि वो एक कॉमन एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब इनका इकोसिस्टम सेम है बट इनका स्पीशीज अलग अलग हो सकता है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम कम्युनिटी बोलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट एटिमोलॉजी ऑफ द टर्म इकोलॉजी? एटिमोलॉजी मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। तो इको मतलब होता है ओइकोस और लॉजी मतलब होता है लोगस। ठीक है, विच नीश एक्सप्लेन्स पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट में हम जब नीश को समझने की कोशिश करते हैं तो वो कौन से टाइप का नीश होता है? स्पाशियल नीश में हम हैबिटेट समझते हैं, फिर ट्रॉफिक नीश में हम उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझते हैं, मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम नीश में हम उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना पॉपुलेशन। ऑलराइट, तो पॉपुलेशन के बारे में हमको क्या पता है? देखो जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमको रेयरली ऐसा दिखाई देता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसका पॉपुलेशन अलग से अकेला किसी आइसोलेटेड आइलैंड में रह रहा है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमेशा ग्रुप में रहना प्रेफर करते हैं और वो भी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में जहाँ पे वो रिसोर्सेज आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और वहां पर वो रिप्रोडक्शन करके अपना पॉपुलेशन बढ़ा सके। लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो देखो हर एक ऑर्गेनिज्म हर एक हैबिटेट में नहीं रह सकता। जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, अडेप्ट करेगा, सॉरी जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करेगा वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, ये चार्ल्स डार्विन सर का बेसिक रूल है, क्योंकि उसी ऑर्गेनिज्म को अपना नेचर सिलेक्ट करता है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब क्या होता है? ये डेफिनेशन आपको सीईटी में पूछा जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी क्योंकि इसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉपुलेशन डायनामिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मतलब कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस हो सकते हैं, उसका जेनेटिक्स से क्या लेना देना है और उसके वजह से इवोल्यूशन कैसे होता है, न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म होती है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट है, एक्वेटिक हो गया, आर्बोरियल हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे और उनके फीचर्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं उसके क्वांटिटी की बात करूँ कि कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब साइज मतलब क्या होता है? समझो एक बस है, बस में 40 लोग बैठने की जगह है, तो यहाँ पे 40 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं साइज ऑफ द बस। लेकिन एक्चुअली में मुंबई जैसे क्राउडेड एरिया में और बहुत सारी जगह पे जो एसटी बसेस होती हैं, जो छोटे छोटे रूरल एरिया तक जाती है, उसमें 40 की जगह हमको 100 लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो एक्चुअल जितना आपके लिए एरिया अलॉट किया गया है उसको बोलते हैं साइज। तो एक कोई एरिया है, उस एरिया में अगर 50 लोग रह सकते हैं तो दैट विल बी नोन एज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बट एक्चुअली उधर पे कितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। सो द साइज स्पीक्स फॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, बट डेंसिटी मतलब क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन दैट स्पेस इन दैट पर्टिकुलर टाइम।
तो साइज और डेंसिटी के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन में डायनामिक्स होते हैं, मतलब पॉपुलेशन चेंज होता है। जैसे कि बर्थ रेट, नेटेलिटी मतलब बच्चा पैदा होना, मॉर्टेलिटी मतलब बच्चा मर जाना, इंसान की डेथ हो जाना, इमिग्रेशन मतलब जब कोई बाहर का इंसान अपने एरिया में आके रहता है तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। एमिग्रेशन मतलब जब कोई आपके एरिया का इंसान फॉरेन कंट्री में चला जाता है तो आपके एरिया का पॉपुलेशन उसके वजह से भी चेंज हो जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न और वहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हमारा पॉपुलेशन डायनामिक्स बदलते रहता है। तो नेटेलिटी मतलब क्या होता है? बर्थ रेट। दो टाइप का नेटेलिटी होता है, एक क्रूड बर्थ रेट और एक आपका स्पेसिफिक बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट मतलब क्या होता है? रॉ बर्थ रेट, यानी टोटल एक साल में आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब एक टाइम पे कितने बच्चे पैदा हुए, इस टोटल नंबर को हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। बट उसमें से सारे के सारे बच्चे हेल्दी होंगे ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। सारी की सारी मदर हेल्दी होंगी ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। तो कितने बच्चे पैदा हुए उसको हम क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। बट उसमें से कितने बच्चे एक्चुअली सरवाइव करते हैं और आगे जाके अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बर्थ रेट। जैसे इधर एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि कोई एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में 200 कार्प मच्छी थी और एक साल के अंदर यहाँ पे 800 न्यू मच्छी पैदा हुई, तो ये 200 प्लस 800 टोटल पॉपुलेशन 1000 हो गया। बट क्या ये गारंटी है कि ये 1000 ही हुआ रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये 200 में से कुछ फिशेस मर गई होंगी रिप्रोडक्शन करने से पहले, जिसकी वजह से बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, और कुछ फिशेस ने 4 से ज्यादा बच्चे पैदा किए होंगे जिसकी वजह से ऑन एन एवरेज आपको टोटल नंबर 800 मिला। तो देखो ये ना क्रूड बर्थ रेट का कैलकुलेशन है कि टोटल इतने बच्चे पैदा होते हैं बट उसमें से सरवाइव कितने करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक बर्थ रेट। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करो कि आपका बर्थ रेट कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन 1000 है। अब 1000 को 200 से डिवाइड करो, 200 प्लस 800 मिला के 200 पेरेंट्स थे जिसमें से 800 बच्चे पैदा हुए, तो टोटल पॉपुलेशन करंटली पॉन्ड में कितना था? 1000। और ये 1000 बच्चे मतलब 1000 पॉपुलेशन किधर से आया? 200 से। सॉरी, टोटल पॉपुलेशन 1000 है, बच्चे 800 पैदा हुए हैं और कहां से आए ये बच्चे? 200 पेरेंट्स से आए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 1 2 4 जा, मतलब एक कार्प फिश ने 4 बच्चे पैदा किए हैं। दिस इज द बर्थ रेट। रेट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन टाइम। ठीक है, एक बार में एक मच्छी 4 बच्चे पैदा करती है, ये अपना कंक्लूजन निकला। एब्सोल्यूट नेटेलिटी और रियलाइज्ड नेटेलिटी मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट नेटेलिटी यानी आइडियल कंडीशंस में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। अभी देखो ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो अपने इंडिया जैसे कंट्री में जहां इतनी गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, लोग उम्र से पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, मेच्योरिटी से पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो ना तो मदर की हेल्थ अच्छी होती है ना तो चाइल्ड की हेल्थ अच्छी होती है। और सारे लोगों के पास सारी फैसिलिटी होगी ऐसा जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। किसी के पास खाना नहीं होता है खाने को, किसी को छोटी सी बेसिक से बेसिक दवा के लिए compete करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे आइडियल कंडीशंस में ग्रो होंगे। एब्सोल्यूट नेटेलिटी मतलब क्या होता है कि जो बच्चा आइडियल कंडीशन में पैदा होता है उस बच्चे का सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। और रियलाइज्ड नेटेलिटी मतलब क्या होता है? जो बच्चा प्रैक्टिकल कंडीशन में पैदा होता है, मतलब जो रियलिटी है, जो असलियत है। तो कौन सा कंडीशन ज्यादा रहता है? आपको एब्सोल्यूट कंडीशन वाले बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं या रियलाइज्ड कंडीशन वाले? रियलाइज्ड कंडीशन वाले ना। ये तो आइडियल कंडीशन है और आइडियल कंडीशन कभी भी रियल नहीं होती है, वो सिर्फ एक इमेजिनरी कंडीशन है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी बहुत सारे इधर पे बच्चे कमेंट करने लगेंगे और अपना ज्ञान झाड़ने लगेंगे, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए कि आपका जो आइडियल कंडीशन का बर्थ रेट है इट इज ऑलवेज लेस टू योर रियलाइज्ड कंडीशन, क्योंकि आइडियल कंडीशन में कभी भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है, रियलाइज्ड कंडीशन में आपका पॉपुलेशन चेंज होता है। सो आइडियल कंडीशन विल ऑलवेज बी लेस, ये रॉन्ग है, देन रियलाइज्ड नेटेलिटी। और इसका ही अपोजिट है मोर्टेलिटी। नेटेलिटी में हम बर्थ रेट कैलकुलेट करते हैं, मोर्टेलिटी में हम डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं। मोर्टेलिटी मतलब डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है तो उसकी वजह से भी तो आपके पॉपुलेशन में चेंजेस होंगे। अभी मोर्टेलिटी भी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी एंड रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी मतलब क्या हो जाता है? आइडियल कंडीशन में कोई इंसान मर जाता है। अभी सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है ना कि कोई इंसान 80 साल का हो गया है, उसके नाती पोते उसने सब देख लिए है, वो सुखी है, किसी चीज की उसको तकलीफ नहीं है, तो शांति से भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? नहीं। आधे से ज्यादा लोगों की डेथ बीमारी से होती है, एक्सीडेंट से होती है, पैसे की कमी की वजह से होती है, और बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो आइडियल कंडीशन में कभी भी ज्यादा डेथ नहीं होती है, ज्यादा डेथ प्रैक्टिकल कंडीशन में होती है, एनवायरमेंटल प्रेशर में आके।
तो कौन सा ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है? रियलाइज्ड। एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी विल ऑलवेज बी लेस देन रियलाइज्ड मोर्टेलिटी, मतलब ये डेथ ज्यादा नहीं होती है, ये डेथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो नेटेलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है? रेट मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन टाइम, तो टोटल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल में, टोटल कितने बच्चों की डेथ हो रही है एक साल में, इसको बोलते हैं नेटेलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। इसमें आपका पॉपुलेशन बढ़ता है, इसमें पॉपुलेशन कम होता है, ठीक है। सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है? जब आप एक सेक्स के इंडिविजुअल को दूसरे सेक्स के इंडिविजुअल से डिवाइड करते हो तो आपको जो रेशियो मिलता है उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। जैसे अगर किसी एरिया में 1000 मेल्स हैं और 1000 फीमेल्स हैं तो इनका सेक्स रेशियो 1 होगा, बट ये बहुत ही ज्यादा आइडियल कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटेजी, बट ये रेयरली फॉलो होता है। ऐसा रेशियो हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है, या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड की अगर हम बात करें तो आपके एरिया का, आपके स्टेट का, आपके कंट्री का जो भी पॉपुलेशन है वो 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एक होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चे जो 0 से 14 ईयर्स के बीच में आते हैं, जो अभी रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं है बट आगे जाके करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या आता है? जो एक्चुअली अडल्ट हो चुके हैं और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मतलब फीमेल्स का मीनोपॉज 45 ईयर्स में लग जाता है, तो अगर फीमेल्स का ही प्रेगनेंसी बंद हो गया तो आदमी खुद थोड़ी बच्चा पैदा कर सकता है, तो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी अब इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें सिर्फ इंसान जब तक जिएगा जिएगा। तो अगर ये मैं तीनों कंडीशन कंसिडर करूं तो मुझे कौन से कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी और कौन से कंडीशन में कम दिखाई देगी आने वाले 10 सालों में? तो देखो ये आपका नाइजीरिया वाला एरिया है, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा है, तो आने वाले 10 साल में यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि ये एज ग्रुप मर जाएगा। दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दिस इज रिप्रोडक्टिव एंड दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव। जहाँ पे यंग बच्चे ज्यादा हैं, आगे जाके ये बड़े होंगे, ये रिप्रोडक्शन करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, तो यहाँ का पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ने वाला है। पर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप काफी कम है, इट इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो जितने लोग इधर पे मर जाएंगे उतने ही लोग पैदा होंगे, तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत कम स्लो होगी। और ये है जीरो ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दोनों सेम है, मतलब जब ये बुढ़े होंगे तब ये जवान होंगे, तो वापस से आपको जीरो ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब इक्वल पॉपुलेशन ही रहेगा। और जर्मनी की अगर मैं बात करूँ तो इधर नेगेटिव ग्रोथ होती है। नेगेटिव ग्रोथ क्योंकि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है ही नहीं, या तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप है, ये मर जाएंगे, ये बुढ़े हो जाएंगे, पर इधर पे आगे बढ़ाने के लिए कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, सो दिस इज द नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। एग्जाम में आपको इसमें से कोई भी ग्राफ देंगे और बोलेंगे कि ये कौन से टाइप का पॉपुलेशन दिखाता है वो बताओ, तो ये वाला ग्राफ रैपिड ग्रोथ दिखाता है, ये स्लो ग्रोथ, ये जीरो ग्रोथ, ये नेगेटिव ग्रोथ। पीछे जाते हैं। हाँ, तो आपको बस यही चीजें बताई गई है कि जब आप पॉपुलेशन को काउंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम शो करते हैं एन से। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन एरिया। अभी जब पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करते हैं तो उसका साइज भी मैटर करता है, क्योंकि मैं 10 हाथियों को 1000 चींटी से कंपेयर नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास 10 हाथी है और तुम बोलो कि मेरे पास 100 चींटी है या 1 लाख चींटी है, तो भी आपकी 1 लाख चींटी मेरे एक हाथी के पैर के नीचे भी आके मर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर भी मैटर करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो किसी एरिया में अगर 10 क्रेन बर्ड्स हैं या किसी एरिया में क्लैमिडोमोनास लाखों में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लैमिडोमोनास का पॉपुलेशन ज्यादा है या बर्ड्स का पॉपुलेशन कम है। वो डिपेंड करता है कि वो बर्ड या वो ऑर्गेनिज्म क्या एक्टिविटी करता है, वो प्रीडेटर है या वो प्रे है, उसकी साइज क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में वो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है, वो ऑर्गेनिज्म नेचर में क्या रोल करता है, उसका नीश क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन सच में ज्यादा है या कम है। जैसे कि समझो आपके घर में 10 कॉकरोच है और सिर्फ 2 छिपकली है। अभी 2 छिपकली आराम से 10 कॉकरोच को खा सकती है, तो कॉकरोच का पॉपुलेशन ज्यादा हुआ या छिपकली का ज्यादा हुआ? छिपकली का पॉपुलेशन ज्यादा हुआ, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है, उसका फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन उस पॉपुलेशन का मेन रोल क्या है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या ज्यादा है। कभी कभी टोटल नंबर पता होना जरूरी होता है, बट कभी कभी ये कुछ कुछ केसेस में इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। जैसे कि अगर आप जाके बोलोगे कि वेस्ट बंगाल में कितने टाइगर्स है, काउंट करके बताओ, तो आप टाइगर के पीछे पीछे थोड़ी भागोगे, रुको रुको टाइगर चाचू आपका नंबरिंग लेना है, मतलब आप टाइगर के साथ हैंडशेक करोगे, उसके ऊपर एक थप्पा चिपका दोगे, लेवल नंबर 1,
चलो अब तुम जाओ, अब दूसरा टाइगर आएगा, लेवल नंबर 2। अपन ऐसा काउंटिंग नहीं कर सकते ना, टाइगर्स को काउंट करने के लिए हम उसका पग मार्क्स काउंट कर सकते हैं कि उनके पैर के छापे कहाँ कहाँ पर हैं, उसकी साइज अगर अलग अलग है मतलब अलग अलग टाइगर की होगी, या उनका जो पॉटी वाला पैलेट्स होता है वो हम जा जाके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे टाइगर ने पॉटी की है और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। अगर एक सेम टाइप का पॉटी है मतलब एक ही टाइगर का है, बट अगर अलग अलग कॉम्पोजिशन वाला पॉटी मतलब अलग अलग टाइगर्स का हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ अजम्पशन वाला थियोरी चलेगा, नहीं तो मालूम पड़ा तुम टाइगर का पॉपुलेशन काउंट करने गए थे और तुम्हारा ही पॉपुलेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर, हैबिटेट, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 प्रोसेसेस। बर्थ कितना हो रहा है उस एरिया में, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग बाहर से आपके एरिया में आ रहे हैं। आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, एमिग्रेशन मतलब क्या होता है और इमिग्रेशन मतलब क्या होता है। एमिग्रेशन मतलब आपके एरिया से कितने लोग बाहर गए, ई मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब आपके एरिया के कितने लोग बाहर गए। अभी आपके एरिया में 100 लोग रहते थे, उसमें से 2 लोग बाहर चले गए, तो आपके एरिया में 98 लोग बचे। इसका मतलब आपके एरिया में एमिग्रेशन हुआ है। और अगर आपके एरिया में 100 लोग रहते थे और बाहर से कोई 2 लोग आके आपके एरिया में रहने लगे, तो अब आपके एरिया का पॉपुलेशन बढ़ गया, 102 हो गया, तो इसको बोलेंगे इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब अंदर आना, इनसाइड, आई फॉर इनसाइड, और एमिग्रेशन मतलब बाहर जाना, ई फॉर एग्जिट। तो ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको करंट पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है कि 2024 में मेरे एरिया का पॉपुलेशन कितना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी कि लास्ट टाइम मतलब 2014 में कितना पॉपुलेशन था, 2014 के बाद यहाँ पे कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोग बाहर से आए, ठीक है, प्लस कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग बाहर गए। जब मैं ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लूंगी तो मुझे ऑटोमेटिकली करंट पॉपुलेशन का स्टेटस मिल जाएगा कि पॉपुलेशन 10 साल में बढ़ा है या कम हुआ है। तो मैम ये फॉर्मूला आता है क्या एग्जाम में, आ सकता है। आपको ये फॉर्मूला उल्टा पुल्टा देके पूछेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन सीईटी में आ सकता है, बोर्ड्स में अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है ग्रोथ मॉडल। देखो जब भी आप पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हो तो आपको ग्रोथ का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले 10 साल 20 साल में ये कंट्री आगे जाने वाली है या अनडेवलप्ड होने वाली है। तो 2 टाइप का ग्रोथ मॉडल हमको देखने को मिलता है, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब ये जो टॉपिक है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेम ग्राफ चैप्टर नंबर 7 में भी दिया गया है, सेम ग्राफ आपको और 1-2 चैप्टर्स में रिपीट होगा। तो एक तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ये ग्राफ कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि आपका स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन पहले तो धीरे धीरे ग्रोथ दिखा रहा है, इसको बोलते हैं लैग फेज, लेकिन सडनली इस पॉपुलेशन की ग्रोथ आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, इसको बोलते हैं लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। और ये पॉपुलेशन आगे रुक ही नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, मतलब 1 से 2 बच्चे हुए, 2 से 4, 4 से 400, 400 से 4 लाख बच्चे हुए, तो भी आप खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब आपका रिसोर्सेस खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इस ग्राफ का मतलब ये है कि देयर इज अनलिमिटेड रिसोर्सेस, बट रियल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है, क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेस पॉसिबल है, नो, देयर आर नो अनलिमिटेड रिसोर्सेस। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ऑर्गेनिजम्स के पास रिसोर्सेस खत्म हो जाता है, ऑर्गेनिजम्स आपस में फाइट करने लग जाते हैं, फिर कंपटीशन होता है, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आता है, और फिर आपका क्या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आता है, और फिर जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको नेचर सिलेक्ट करेगा। तो जो ये वाला ग्राफ आपका आइडियल ग्राफ है, दिस इज नॉट रियल, ये आइडियल ग्राफ है, आइडियल ग्रोथ कर्व। आपका जो एक्चुअल रियल ग्रोथ कर्व है उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, क्योंकि इसमें हम रियल लाइफ कंडीशन कंसिडर करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में किसी भी एरिया में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्लो होती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर बीच में एक ऐसा फेज आता है कि ऑर्गेनिजम्स फटाफट रिप्रोड्यूस करते हैं, बट एक पॉइंट के बाद देयर इज लिमिटेशन इन द रिसोर्सेज। अब इधर पे रिसोर्सेज कम हो गए, तो जो रिसोर्स कम हो जाता है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट हैबिटेट। तो अब उस रिसोर्स, जैसे समझो किसी एरिया में झाड़ खत्म हो गए, क्योंकि लोग इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उन्होंने डिफॉरेस्टेशन करके हर जगह पे घर बना लिया है, अब झाड़ ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाओगे क्या, फिर एक दूसरे को इंसान खाने लग जाएगा, सब आदमखोर कैनिबल्स बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो ये रियल लाइफ ग्राफ है, ये रियलाइज्ड ग्राफ है।
ग्रोथ हमेशा स्लो होती है, फिर फास्ट होती है, और फिर उसके बाद जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं तो इधर ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होता है, और उसमें से जो फिट इंडिविजुअल्स है सिर्फ वही इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टाइम के बाद ना स्टेशनरी फेज दिखाई देता है, मतलब अब इधर पे आके ग्रोथ थोड़ा स्टेबल हो गया है, और फिर इसके बाद अगर आपका रिसोर्सेज आपने बढ़ा लिया तो ये ग्राफ आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर रिसोर्सेज कम है तो धीरे धीरे करके आगे आपको डिक्लाइन फेज देखने को मिलेगा, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की डेथ होना चालू हो जाएगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है ज्यादा करके, ऐसा होता है। ओके, किसी भी एरिया की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म पहले स्लो फेज में होते हैं, फिर वो फास्ट फेज में जाते हैं, और फिर वो असिम्प्टोट फेज में आ जाते हैं। असिम्प्टोट मतलब क्या होता है, आपका पॉपुलेशन एक लिमिट तक पहुंच चुका है, अब वो उसके आगे नहीं जाएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इट डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ऐसे टाइप के ग्रोथ को हम सिग्मोइड ग्रोथ बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं, या इसका नाम है वर्ल्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। सो दिस ग्रोथ कर्व is more ideal, it is more realistic one, ideal नहीं realistic one, and this is the ideal graph। ठीक है, ओके। अभी और एक चीज यहाँ पे क्या दी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए या तो बड़े बड़े साइज के कम बच्चे पैदा करते हैं। सी सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट लार्ज साइज। जैसे इंसान 100 बच्चा पैदा नहीं करता है, इंसान 1 या 2 या 3 बच्चे पैदा करता है, पर इंसान की साइज बड़ी रहती है। और अगर हम छोटे छोटे एनिमल्स की बात करें, जैसे कि इधर पे ऑयस्टर्स और फिशेस का एग्जांपल दिया है, तो ये छोटे छोटे बच्चे पैदा करते हैं, बहुत सारे पैदा करते हैं, क्योंकि 100 बच्चे पैदा होंगे तो उसमें से 5 तो सरवाइव करेंगे। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड ओवर प्रोडक्शन, याद आ रहा है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखा था डार्विन के 5 पोस्टुलेट्स। ओवर प्रोडक्शन, तो ये ओवर प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया है। अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि कौन से टाइप का एग्जाम्पल कौन से टाइप का पॉपुलेशन इंटरैक्शन दिखाता है। अभी देखो, आपको भी पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता, इतने टाइम से हम यही पढ़ रहे हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म को किसी ना किसी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की जरूरत पड़ती है अपने प्रोपोगेशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। कोई भी ऐसा प्लांट या एनिमल स्पीशी नहीं है जो अकेला रह सके। जैसे कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सिर्फ उसको सनलाइट या पानी से काम नहीं चलेगा, उसको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी जरूरत पड़ती है, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन और बाकी के न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके सॉइल में प्रोवाइड कर सके। अगर हम बात करें ऐसे एनिमल्स की जो अकेले रहते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स फिर ज्यादा नहीं इवॉल्व हो पाते, जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन कम हो जाता है। तो जब हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन की बात करते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, तो इंटरैक्शन 2 टाइप का होता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक और एक इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन मतलब क्या होता है, जब सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है खाने के वजह से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। और इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, जब अलग अलग स्पीशीज आपस में लड़ते हैं फूड रिसोर्सेज के लिए। इसमें 2 से ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व होती है, इसमें सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है। इसमें ज्यादा करके खाना, हैबिटेट, ऐसे चीजों के लिए झगड़ा होता है। इसमें ज्यादा करके ओवर पॉपुलेशन की वजह से झगड़ा होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि स्पीशीज अलग अलग है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए झगड़ा नहीं होगा, लेकिन पावर के लिए झगड़ा होगा। इंट्रा स्पेसिफिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कौन सी फीमेल कौन से मेल के साथ रिप्रोड्यूस करना चाहेगी, उसके लिए मेल्स आपस में कॉम्पीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको अलग अलग टाइप के इंटरैक्शन दिखाई देते हैं जब हम इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस की बात करते हैं। पहला आता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब किसी भी स्पीशीज को किसी भी स्पीशीज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है नेगेटिव इंटरैक्शन। नेगेटिव इंटरैक्शन में कंपटीशन जो है, इसमें क्या होता है, झगड़ा 2 पार्टी के बीच में हो तो भी दोनों का नुकसान होगा। अगर मैं किसी को पंच मारूंगी तो सामने वाले के मुंह पे तो चोट लगेगी, पर मेरे हाथ में भी चोट लग जाएगी, तो लॉस तो दोनों का है। अगर मैं अमेंसलिज्म की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज का लॉस होता है और दूसरे स्पीशीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप जब घास पे चलते हो तो ये जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन जब घास के ऊपर चलता है तो घास पूरी टूट जाती है, उखड़ जाती है। घास पे जब घोड़ा दौड़ता है या आप चलते हो तो घास टूट जाती है, उसकी वजह से घास का लॉस हो गया, पर आपको कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी नहीं पड़ा। आप फर्क पड़ा, आपको तो मजा आया। सो इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। एक स्पीशीज का लॉस होता है पर दूसरे स्पीशीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पॉजिटिव इंटरैक्शन में आते हैं सिम्बायोसिस, कमेंसलिज्म एंड प्रोटोकोऑपरेशन। सिम्बायोसिस का एग्जांपल आप अलगे और लाइकन का ले सकते हो। अलगे और लाइकन्स ये जब साथ में रहते हैं तो ये अलगे वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है और ये फूड प्रोवाइड करता है फंगस को।
और फंगस वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है अलगे को। तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम में आपके आगे भी टॉपर बैठा है, आपके पीछे भी टॉपर बैठा है। आप आगे वाले को बोलते हो तो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के आ, पीछे वाले को बोलते हो तू मैच द कॉलम पढ़ के आ, मैं ट्रू और फॉल्स पढ़ के आऊंगा। और तीनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी ऐसे होता है, मतलब अलगे और फंगस एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में भी यही रिलेशनशिप है। कोई बटरफ्लाई अगर किसी फ्लावर के पास आएगी तो उस फ्लावर को उस बटरफ्लाई को उस फ्लावर से खाना मिलेगा, बदले में वो बटरफ्लाई पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे म्यूचुअलिज्म के नाम पे हमको कुछ नेचुरल चीटर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई इंसेक्ट आया फ्लावर के पास, उसने फ्लावर का पूरा खाना खा लिया बट पॉलिनेशन नहीं किया। जैसे आप अपने फ्रेंड को बोले थे कि तू फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के आना, मैं ट्रू और फॉल्स पढ़ के आऊंगा। आपने उसको ट्रू और फॉल्स बता दिया बट आपके फ्रेंड ने आपको फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर नहीं बताया। इसका मतलब दैट इज नॉट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसको म्यूचुअलिज्म नहीं बोलते हैं। वो हो जाता है आपका चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट कि तूने मेरे को धोखा दे दिया, ठीक है। तो कमेंसलिज्म मतलब सॉरी ये म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है, जब दोनों स्पीशीज का फायदा होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स बैंक वाले भी यही करते हैं ना, आपको बोलते हैं आप बैंक में 50,000 डालो, आपको 1 साल के बाद 55,000 मिलेगा, 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। वो 5,000 एक्स्ट्रा किधर से आता है, बैंक के पास पैसे का झाड़ नहीं है। आपका 50,000 लेके बैंक वाले वही पैसा किसी कंपनी वाले को लोन पे देते हैं और वो लोग उस कंपनी से 10,000 रुपया इंटरेस्ट कमाते हैं, जिसमें से 5,000 वो खुद रखते हैं और आपको 5,000 देते हैं। तो उनका भी फायदा आपका भी फायदा है ना। और जिस कंपनी को लोन चाहिए था उसको भी टाइम पे पैसा मिल गया, भले उसको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ा पर उसको पैसा मिला ना जब जब चाहिए था तब, तो उसका भी फायदा। तो दिस इज म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, सेम रिसोर्सेज के लिए या पावर के लिए या हैबिटेट के लिए जो हायर स्पीशीज होती है वो अपने से वीकर स्पीशीज के साथ फाइट करती है। अब इसमें हमको दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। एक गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि जब दो स्पीशीज के बीच में झगड़ा होता है तो उसमें से जो पावरफुल स्पीशीज है वो स्पीशीज हमेशा जीतती है और जो वीक स्पीशीज है वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए से इसमें कंपटीशन की वजह से एक स्पीशीज एक्सक्लूड हो जाएगी, मतलब एलिमिनेट हो जाएगी नेचर में से। अगर हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्पीशीज एलिमिनेट हो तो हमको एक दूसरा प्रिंसिपल अपनाना पड़ता है, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग करके हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे अगर आपके एनिमल्स शिकार करने आएंगे तो ऑब्वियसली वो दोनों आपस में झगड़ा करेंगे एक कॉमन शिकार के लिए। लेकिन अगर हम इनका टाइमिंग बदल दें, इनके रिसोर्स के टाइमिंग को डिवाइड कर दें तो झगड़ा नहीं होगा। आपके लायन का टाइमिंग अलग, आपके टाइगर का टाइमिंग अलग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। या समझो बर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, सारे बर्ड्स अगर फ्रूट्स खाएंगे तो बर्ड्स के बीच में भी कंपटीशन होगा। लेकिन अगर कोई बर्ड फ्रूट, कोई बर्ड इंसेक्ट, कोई बर्ड वेजिटेबल, कोई बर्ड फ्लावर खाए तो रिसोर्स डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ इवॉल्व कर पाएंगे। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से कोएवोल्यूशन होता है बट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से कोएवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। इसका भी आपको एग्जांपल याद रखना है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज का लॉस होता है, दूसरे स्पीशीज का भी, एक स्पीशीज का फायदा दूसरे स्पीशीज का लॉस। जैसे कि दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक एंडोपैरासाइट और एक एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो खटमल का या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अपना जो मलेरिया का पैरासाइट है। ये अपनी बॉडी में रह के खुद का मल्टीप्लिकेशन करता है पर बदले में तो अपने को नुकसान दे देता है। खटमल अपना खून चूसता है पर उसको तो खुशी मिलती है, तो ये आपका एक्टोपैरासाइट हो गया। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है ये एंडोपैरासाइट हो गया। आपके सर पे जो जूं होती है या फिर कुत्ते के बॉडी के ऊपर जो लाइस और टिक्स होते हैं ये खून चूसते हैं, तो ये एक्टोपैरासाइट्स है। और जो बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करते हैं दैट आर एंडोपैरासाइट्स। पर इसमें हो क्या रहा है, एक का फायदा एक का लॉस, सो दिस इज पैरासिटिज्म। नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिया है ब्रूड पैरासिटिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कौवे और कोयल का एग्जांपल है, 3 इडियट मूवी में भी दिया था कि कोयल बहुत स्मार्ट होती है, वो अपने अंडे हमेशा कौवे के घोंसले में डाल देती है क्योंकि कोयल खुद का घोंसला नहीं बनाती है, वो बहुत आलसी होती है। और कोयल बहुत चंचल होती है, वो एक जगह पे कभी नहीं टिकती है, वो इधर से उधर भटकती रहती है। तो वो ऐसा सोचती है अगर मैं भटकती रहूंगी तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, तो वो अपने अंडे को कौवे के अंडे में डाल देती है। अब कोयल के अंडे ने खुद को इस तरीके से नेचर में इवॉल्व किया है कि वो अपना कलर, देखो उन्होंने खुद को इस तरीके से इवॉल्व किया है कि कोयल के बच्चे का जो अंडा है वो कलर और कौवे के बच्चे का अंडा, दोनों का अंडे का कलर ना सेम हो जाता है, जिसकी वजह से कौवे को लगता है, अभी कौवे को थोड़ी पता चलेगा मैंने 4 अंडा दिया था कि 6 अंडा दिया था। तो अगर 1-2 अंडा कोयल लाके डाल भी देगी तो भी कौवे को नहीं पता चलता है।
क्रो, मदर क्रो को नहीं पता चलता है, तो मदर क्रो अपने सारे अंडे, उसको ऐसा लगता है ये सारे मेरे बच्चे हैं, तो वो अपने सारे अंडों का इक्वल ध्यान रखती है। पर इधर पे बाजी कब पलटती है, जब कोयल के बच्चे पहले पैदा होते हैं, तो जो पैरासाइट बर्ड है उसके बच्चे पहला पैदा होते हैं और वो पैदा होते ही कौवे के अंडे को नीचे गिरा देते हैं, यानी अपना कंपटीशन पहले ही खत्म कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। एक का फायदा एक का लॉस। इसका दूसरा नाम है क्लेप्टोपैरासिटिज्म, या इसको ब्रूड पैरासिटिज्म भी बोलते हैं। ये सीईटी में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको नोट करके ले लो। लास्ट आता है प्रिडेशन। सेकंड लास्ट। प्रिडेशन मतलब क्या होता है, अगर मैं एक चिड़िया की बात करूं तो हमको चिड़िया कितनी प्यारी लगती है, पर वही चिड़िया जब फ्लावर को खाती है, सीड को खाती है, तो यहाँ पे चिड़िया आपकी प्रीडेटर है और सीड आपका प्रे है। या जब मैं टाइगर और गोट की बात करती हूँ तो टाइगर गोट को खा गया, तो टाइगर प्रीडेटर है और गोट प्रे है। तो प्रीडेटर और प्रे सुनने में बहुत डरावना लगता है, बट ये जरूरी है नेचर में पॉपुलेशन बैलेंस, इकोसिस्टम बैलेंस बनाने के लिए। क्योंकि इमेजिन करो अगर प्रीडेटर्स खत्म हो गए, जैसे हम ईगल की बात करते हैं, अगर सारे ईगल खत्म हो गए तो मरे हुए स्नेक्स की डेड बॉडी को कौन खाएगा, उसके वजह से कितनी बीमारियां फैलेंगी। अगर स्नेक मर गए तो रैट का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो प्रीडेटर का भी होना जरूरी है, प्रे का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर सारे प्रे मर गए तो फिर प्रीडेटर क्या खाएंगे। अगर सारे चूहे मर गए तो स्नेक क्या खाएगा, मेंढक भी मर गए तो अब क्या खाएगा स्नेक, तो ऑटोमेटिकली स्नेक का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, फिर ईगल का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो ये पूरा वेब साइकिल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए प्रीडेटर और प्रे दोनों का पॉपुलेशन मेंटेन रहना चाहिए। कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अडेप्टेशन दिखाते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स के ऊपर कांटे आ जाते हैं, जैसे कैक्टस प्लांट, तो वो कांटे उनको प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर से। कुछ प्लांट्स केमोफ्लाज एक्टिविटी दिखाते हैं, जैसे गिरगिट कलर बदल लेते हैं जिसकी वजह से जल्दी से वो प्रीडेटर की नजर में ना आए। मोनार्क बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो ये बटरफ्लाई जब कैटरपिलर वाले स्टेज में होती है तो ये पॉइजनस झाड़ खाती है, जिसकी वजह से जब ये बटरफ्लाई बन जाती है तो इसको अगर कोई भी बर्ड खाने आएगा तो वो बर्ड का मुंह एकदम कड़वा हो जाएगा। इसीलिए बर्ड इस मोनार्क बटरफ्लाई से दूर ही भागता है, क्योंकि ये बर्ड मतलब जब कैटरपिलर वाले स्टेज में थी ये बटरफ्लाई, तो ये पॉइजनस वीड खा के बड़ी हुई है, जिसकी वजह से इसके केमिकल से बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का इधर पे एग्जांपल दिया है जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसको कोई भी कैटल खा ना सके। जैसे इधर देखो एक एग्जांपल है कि हर्बीवोर्स क्या है, दे आर प्रीडेटर फॉर प्लांट्स। तो बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने अंदर ऐसे केमिकल बनाते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स उस प्लांट को खा ही ना पाए। कैक्टस वगैरह में कांटे की वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलती है। बहुत सारे प्लांट्स केमिकल बना बना के अपने प्रेडेटर्स को बीमार कर देते हैं। कैलोट्रोपिस जो एक टाइप का प्लांट है, ये एकदम गंदा वाला केमिकल बनाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये केमिकल अगर किसी भी एनिमल ने खा लिया तो उसका सीधा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाएगा, जिसके वजह से आपने देखा होगा बंजर जमीन पे जो घास उगती है उसको खाने के लिए गाय या बकरी कभी नहीं जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसको हम मेडिसिनली यूज करते हैं, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रेचिन, ओपियम, जो प्लांट्स में ही बनते हैं बट इसको प्रीडेटर्स नहीं खाते हैं, इसको हम मेडिसिनली यूज करते हैं। एंड दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीडेटर्स। और लास्ट में आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज का फायदा होता है और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ऑर्किड का। ऑर्किड प्लांट मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो होगा, तो ये आपका समझो ऑर्किड प्लांट है और ये मैंगो ट्री है। ऑर्किड प्लांट को सारा न्यूट्रिएंट मैंगो ट्री से मिल रहा है, मतलब ऑर्किड प्लांट का फायदा हो रहा है, बट मैंगो ट्री को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है कमेंसलिज्म का कैटल एंड ईग्रेट। देखो इधर पे क्या दिखाई देगा आपको ये जो एक स्पेसिफिक टाइप का बर्ड है, ये जो आपका कैटल ईग्रेट है, ये बर्ड आपको हमेशा बफेलो के आसपास दिखाई देगा, क्योंकि जब ये बफेलो या बुल जो भी है, ये बफेलो है, तो जब ये बड़े एनिमल जब घास खाते हैं तो वो घास खा के उधर की पूरी घास साफ कर देते हैं, जिसके वजह से इन कैटल्स को इधर के छोटे छोटे इंसेक्ट इजीली विजिबल हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पे घास नहीं खाएगी तो घास की साइज बड़ी बड़ी रहेगी, जिसकी वजह से नीचे कीड़े छुपे हुए रहेंगे और वो बर्ड्स को ये कीड़े दिखाई नहीं देंगे। तो बर्ड्स का तो फायदा हो गया, बट बफेलो को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बफेलो तो अपना घास खाने में बिजी है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इज सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनीमोन, ये जो सी एनीमोन होते हैं ऐसे लंबे लंबे टेंटैकल्स होते हैं, ये ना पॉइजन रिलीज करते हैं।
कोई भी मछली इनके पास आने से डरती है, ये सी एनिमोन है, क्योंकि इनके अंदर से पॉइजन रिलीज होता है। बट क्लाउन फिश बहुत छोटी होती है, नीमो वाला मूवी देखा है ना, उतनी छोटी क्लाउन फिश होती है। तो ये क्लाउन फिश ये सी एनिमोन के अंदर छुप जाती है ताकि कोई बड़ी फिश इसको ना खा पाए, क्योंकि बड़ी फिश सी एनिमोन से दूर रहती है। तो सी एनिमोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पता भी नहीं चलता है कि क्लाउन फिश उसके अंदर आके छुपी हुई है, तो सी एनिमोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट क्लाउन फिश का फायदा हो जाता है क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर कमेंसलिज्म। तो हर एक टाइप के इंटरैक्शन का आपको कमेंसलिज्म कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि ये सीईटी और बोर्ड्स दोनों में पूछा जाता है। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, पॉपुलेशन डे, अर्थ डे और ओजोन डे, ये डेट्स आपको कंपलसरी याद रखने हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप फ्री मटेरियल से दूर रहो। फ्री मटेरियल आपको इस सेक्शन में जाके मिलेगा लॉगिन करने के बाद। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको वरदान बैच ज्वाइन करना है तो इसमें आपको 600 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट। इसमें हम लाइव वन शॉट लेक्चर्स लेते हैं, लाइव क्रैश कोर्स इसमें लिया जा रहा है। ओके, अभी 9 फरवरी तक ये लेक्चर चलेगा, फिर उसके बाद सीधा 7 मार्च से चालू होगा। और इसमें आपको चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक वरदान बैच नहीं लिया है तो आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। फिलहाल हम बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र स्टूडेंट्स तक शेयर करो, क्योंकि कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, सर्दी हो, बीमार हो, बुखार हो, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कंटेंट पूरा दे सके एग्जाम के पहले ही, ताकि आपकी प्रिपरेशन ना रुके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।